जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। मैं आदित्य एक बार फिर से हाजिर हूँ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने, जिसे अतीक अहमद हत्याकांड कहते हैं। आज हम पूरी कहानी जानेंगे कि कैसे एक टांगे वाले का बेटा गैंगस्टर बना, फिर पॉलिटिशियन बना और कैसे उसकी हत्या हो गई। हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं। जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो जैसे कि हम पहले बात कर लेते हैं कि हत्याकांड, कल अतीक अहमद की हत्या हो जाती है रात में। एक्चुअली में होता क्या है कि उमेश पाल एक गवाह रहता है जो अतीक अहमद के केस के में एक इंपॉर्टेंट गवाह रहता है, उसकी हत्या हो जाती है। और हत्या में जो शूटर्स देखे जाते हैं वो अतीक अहमद के रिश्तेदार या जानने वाले होते हैं। उसके पास से अतीक अहमद को और उसके भाई को अशरफ अहमद को पुलिस कस्टडी में लिया जाता है पूछताछ के लिए उमेश पाल हत्याकांड पे। ठीक है, तो अतीक अहमद को बुलाया जाता है साबरमती जेल से, इन्हें लेके आया जाता है। साबरमती जेल गुजरात में है, गुजरात से लेके आया जाता है और अशरफ अहमद को बरेली जेल से लाया जाता है पुलिस कस्टडी में। ठीक है, पुलिस कस्टडी में उससे पूछताछ होती रहती है। आज से दो दिन पहले यानी 13 तारीख को उनके बेटे का इनकाउंटर किया जाता है, क्योंकि शूटिंग उनका माना यह था कि वो भी शूटिंग में पार्टिसिपेट था, उसके बेटे का भी। तो बेटे का इनकाउंटर होता है, असद अहमद का इनकाउंटर होता है और उसके बाद फिर अतीक अहमद से सारी पूछताछ कंप्लीट हो जाती है। अतीक अहमद को अब जुडिशरी कस्टडी में भेजा जाता है। देखिए, पुलिस कस्टडी वो कस्टडी होती है जहां पे पुलिस पूछताछ करती है, और जुडिशरी कस्टडी होती है मतलब आपको सेंट्रल जेल भेज दिया जाता है। तो सेंट्रल जेल जब भेजा जाना होता है तो कुछ नियम और कानून होते हैं कि हेल्थ चेक होती है, काफी कुछ पॉलिसीज प्रोसीजर्स होते हैं। तो जिसमें हेल्थ चेकिंग एक पॉलिसी प्रोसीजर है कि भाई उनकी तबीयत ठीक है या कोई इश्यू है तो उस हिसाब से मेडिसिन एक्सेट्रा भी अवेलेबल कराई जाती है, मेडिकल एड भी दिया जाता है, या फिर अगर एडमिट करने की जरूरत होती है तो एडमिट भी किया जाता है। तो इसी चेकिंग के लिए कल रात में इन्हें पुलिस की भारी सिक्योरिटी में मेडिकल कॉलेज ले जाया जा रहा था और मेडिकल कॉलेज पर गाड़ी रुकती है और इन्हें उतारा जाता है। ये बकायदे उतरते हैं, पुलिस इनके अगल बगल रहती है और वहां पे मीडिया के कुछ लोग होते हैं। मीडिया के लोग इनसे क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन में वही पूछते हैं कि आप असद अहमद के जनाजे में गए थे कि नहीं गए थे। तो अतीक अहमद ये बोलता है कि भाई हम जाना चाहते थे लेकिन कोर्ट ने मना कर दिया था और इस वजह से नहीं जा पाए। और कुछ क्वेश्चन अभी पूछ ही रहे होते हैं, तभी शूटर्स आते हैं और उसके एकदम पास, मतलब एकदम पास आके कनपट्टी पे गोली मारते हैं। उसके बाद उसके भाई को भी गोली मारते हैं। 30 सेकंड के अंदर कॉन्टिन्यूअस फायरिंग होती है, मतलब किसी को मौका तक नहीं मिलता है। यहां तक कि पुलिस को भी ये समझ में नहीं आता है कि हुआ क्या, क्योंकि 30 सेकंड बहुत ही कम समय होता है और इसमें अचानक हुई फायरिंग में सब लोग तितिर बितिर भी हो जाते हैं। और जब तक सब कुछ समझ पाते तब तक शूटर अपना काम कर चुके होते हैं और वहीं पर वो सरेंडर करने की बात चिल्लाने लगते हैं, जब पुलिस उन्हें तुरंत उसके बाद पकड़ती है। चूंकि वो बहुत ही क्लोज आके अटैक किए होते हैं इसलिए इजिली वो पकड़ा जाते हैं। और उनका तीसरा साथी भी पकड़ा था जो बैग टांगे हुए रहता है। और इन 3 शूटरों के नाम जो मीडिया में समय चल रहे हैं, तो वो नाम है, एक का नाम है लॉरेश, एक का नाम है सन्नी और एक का नाम है अरुण। तो ये 3 नाम अभी फिलहाल मीडिया में चल रहे हैं। इन तीनों नाम का है, अब देखिए पूरी जो पता चलेगी, लेकिन मीडिया के अनुसार ये 3 लोग हैं जो इस शूटिंग में है और ऑन स्पॉट वहां पे डेथ हो जाती है। हालांकि थोड़ी सी सांसें रहती है लेकिन अब उतने चांसेस नहीं रहते हैं। जब तक हॉस्पिटल ले जाया जाता है तब तक डेथ हो गई रहती है। तो ये पूरा कल होता है, कल रात में मीडिया के सामने होता है, मीडिया के कैमरे के सामने होता है, पुलिस कस्टडी में होता है और ये काफी भाव भी था। तो ये टोटल कल हत्या हो जाती है। आज पोस्टमार्टम हो रहा है। पूरे प्रदेश में धारा 144 लगी हुई है और इलाहाबाद साइड का, वाराणसी साइड के इंटरनेट सेवा को भी थोड़ा बंद किया गया है। कुछ इलाकों के इंटरनेट सेवा भी बंद है और हर जगह धारा 144 लागू कर दी गई है। अब एक्चुअली में जानते हैं स्टोरी कि आखिर अतीक अहमद था कौन, क्योंकि यूपी के लोग तो जानते हैं कि कौन था, लेकिन बाहरी लोग जो हैं वो नहीं जानते अतीक अहमद कौन था। तो ये कहानी शुरू होती है लगभग 1979 में। एक टांगा चलाने वाले थे जिनको जाना जाता था पहलवान के नाम से। ठीक है, बहुत दबंग आदमी थे, बहुत अच्छी खासी शरीर थी, दबंगई बहुत अच्छी थी, लेकिन ये था उन पर कोई केस नहीं था या कोई ऐसा काम नहीं करते थे जिसकी वजह से कोई पुलिस केस हो या कुछ हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो उन्हीं का बेटा हुआ अतीक अहमद। ठीक है, चूंकि अतीक देखिए 10th भी पास नहीं हो पाया था। ठीक है, शिक्षा लेनी नहीं थी,
पैसे थे नहीं आपके पास कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट करें, उस समय इतनी लोन की सुविधा भी नहीं थी जितनी फैसिलिटी अभी मिलती है, तो बस एक ही रास्ता बचता है, वो शॉर्टकट जो रास्ता होता है, ठीक है। और जो शॉर्टकट रास्ता होता है वो इसी मंजिल पर आकर पहुंचाता है। तो वो शॉर्टकट रास्ता था कि भाई गैंगस्टर बनना है। और इसने सबसे पहले 1989 में अपना पहला मर्डर किया, 1988 और 1989 के टाइम में पहला मर्डर किया, और उसके बाद ये पूरी तरह से न्यूज़पेपर में छा गया। और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का होने की वजह से कम्युनिटी सपोर्ट भी मिलता है, ये हर जगह कॉमन है, किसी कम्युनिटी का होगा तो उस कम्युनिटी का सपोर्ट जरूर मिलता है। तो थोड़ा बहुत सब लोग नहीं करते हैं, लेकिन काफी लोग करते भी हैं, तो सपोर्ट भी मिलने लगा। और उस टाइम 1989 में एक बहुत फेमस डॉन उस एरिया का था, उसको कहा जाता था चांद बाबा, ठीक है। चांद बाबा, उससे पुलिस भी बहुत परेशान थी, और अतीक अहमद क्या करता है, चांद बाबा को मार देता है, ठीक है। चांद बाबा को भी मार देता है, पुलिस को भी लगता है कि चलो यार एक गैंगस्टर कम हो गया, और पर उन्हें ये पता नहीं रहता है कि अगला गैंगस्टर एक पैदा भी हो गया है उसके मरने के साथ। अब 1989 में ही ये अपना पहला इलेक्शन भी लड़ता है, ठीक है। 1989 में ये पहला अपना इलेक्शन लड़ता है। ये इलेक्शन लड़ता है इलाहाबाद के वेस्ट में, इलाहाबाद वेस्ट से ये एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का एमएलए का इलेक्शन लड़ता है। कब 1989 में अपना पहला इलेक्शन ये लड़ता है, इंडिपेंडेंट इलेक्शन ये लड़ता है, और वहां पे ये जीत जाता है, ठीक है। और पहली बार जीतता नहीं है, दूसरी बार भी लड़ता है तो जीत जाता है, तीसरी बार भी लड़ता है, मतलब 3 टाइम एमएलए ये इंडिपेंडेंटली बन जाता है, ठीक है। उसके बाद ये फिर ज्वाइन करता है पार्टी, जो अपना चौथा एमएलए की होती है, तो इसे टिकट मिलती है एसपी से, जो समाजवादी पार्टी है एसपी, उससे इसको टिकट मिलती है। और चौथी बार ये सपा से विधायक होता है, ठीक है, सपा से विधायक होता है चौथी बार। फिर 5वीं बार जो होता है, 5वीं बार ये क्या करता है, ये अपना दल से ये विधायक हो जाता है। 5वीं बार सपा पार्टी छोड़ देता है, और 5वीं बार ये एमएलए बनता है अपना दल पार्टी से, ठीक है। अब अपना दल पार्टी तक ये बन जाता है, लेकिन अब यहाँ पे देखिए इसने क्या किया, 2004 में ये एमएलए बनता है अपना दल पार्टी का, ठीक है। उसके बाद फिर इसका उसी समय लोकसभा का चुनाव होना रहता है, और ये 2004 में 5 बार ये एमएलए हो चुका है। 2004 में फिर ये करता क्या है, ये इसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना रहता है, एमपी। देखिए एमपी कई लोगों को पता नहीं है, बता दूं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है वो स्टेट के लिए होती है, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है ये यूनियन गवर्नमेंट के लिए होता है, ठीक है। तो 2004 में फिर ये 2004 में एमपी का चुनाव लड़ता है, ठीक है, एमपी का चुनाव लड़ता है। लेकिन उस समय ये प्रेजेंट एमएलए रहता है इलाहाबाद वेस्ट का। तो जब ये एमपी का चुनाव लड़ता है, और एमपी का चुनाव 2004 में ये जीत भी जाता है। और इंटरेस्टिंगली ये चुनाव लड़ता कहां से, एमपी का। इंटरेस्टिंगली ये जो चुनाव अपना लड़ता है ये एमपी का, ये फूलपुर से लड़ता है, फूलपुर लोकसभा सीट से ये चुनाव लड़ता है। अब फूलपुर लोकसभा सीट पता है किसकी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू यहीं से अपना चुनाव जीत के, एमपी का चुनाव जीत के दिल्ली गए थे और प्राइम मिनिस्टर के लिए नियुक्त हुए थे। तो फूलपुर से वो 2004 में एमपी का चुनाव जीत जाता है, ठीक है। और जब ये एमपी का चुनाव जीतता है, कहानी यहीं से शुरू होती है, पूरे मर्डर केस की कहानी यहीं से है कि जब एमपी का चुनाव जीतता है तो एमएलए की जो इसकी सीट होती है इलाहाबाद वेस्ट की, वो हो जाती है वैकेंट, ठीक है। अब रूल के हिसाब से जब जो सीट वैकेंट होगी उसका उपचुनाव होता है। तो जब इसका उपचुनाव होता है एमएलए का, तो यहाँ पे अतीक अहमद करता क्या है, अपने भाई, जो भाई अशरफ अहमद की डेथ हुई है ना, उस अशरफ अहमद को इस सीट पे खड़ा करता है। लेकिन वहां पे कहानी में ट्विस्ट ये आ जाता है कि वहां पे जो है राजू पाल, ठीक है, राजू पाल एज अ पीएसपी कैंडिडेट उठता है। पीएसपी कैंडिडेट राजू पाल जो है, राजू पाल एज अ पीएसपी कैंडिडेट वहां पे चुनाव के लिए उठ जाता है एमएलए के लिए, अगेंस्ट किसके, अतीक अहमद के भाई के। अब भाई कॉन्फिडेंस है, भाई यहाँ से बंदा जीता हुआ है, 4 बार चुनाव वहां से जीता हुआ है, 5 बार चुनाव एमएलए का जीता हुआ है, तो सबको कॉन्फिडेंस था कि अतीक अहमद का भाई जो है अशरफ अहमद, वो ये चुनाव जीत जाएगा। लेकिन पलट जाता है पासा, और बीएसपी से राजू पाल ये चुनाव जीत जाता है, ठीक है। राजू पाल चुनाव जीतता है, और राजू पाल के चुनाव जीतने के बाद ये उस पर इतना ज्यादा गुस्सा होता है कि मतलब चुनाव के 3 मंथ के अंदर, चुनाव के 3 मंथ के अंदर ये राजू पाल को डेथ हो, मतलब मर्डर कर देता है। मर्डर कर दिया जाता है 3 महीने के अंदर ही राजू पाल का अतीक अहमद द्वारा। कई लोग तो कहते हैं दौड़ा के बीच रोड में गोली मारा था, जो भी है उस टाइम जो भी हुआ, लेकिन
अतीक अहमद द्वारा इसका मर्डर कर दिया जाता है। तो अब देखिए राजू पाल, आप देख रहे हैं राजू पाल है, और यहाँ पे आप जब कह रहे हैं उमेश पाल है, तो उमेश पाल और राजू पाल में रिश्ता क्या है? तो जो राजू पाल है उसकी जो वाइफ है, राजू पाल की वाइफ का ये कजन है उमेश पाल, मतलब ये ठीक है, उमेश पाल जो है राजू पाल की वाइफ का कजन है। अब उसकी जगह से उनकी वाइफ उठती है, ठीक है। हालांकि वाइफ पर बहुत दबाव डाला जाता है, लोगों की तरफ से कहा जाता है कि अरे उसके खिलाफ मत उठो, वो मार दिया जाओगे, लेकिन उठती है और वो जीतती भी है, ठीक है। तो यहीं से ये जो पूरा हत्याकांड का केस है ना, यहीं से ये शुरू हुआ है पूरा केस, ठीक है। अब राजूपाल की डेथ कर दी जाती है, ठीक है। राजूपाल का 3 महीने के अंदर ये हत्या कर देता है। उसके बाद होता क्या है, फिर ये अभी भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, फिर ये 2014 में लोकसभा चुनाव लड़ता है। 2014 में लोकसभा चुनाव लड़ता है जब नरेंद्र मोदी जी एज पीएम कैंडिडेट घोषित किए जाते हैं, लेकिन होता क्या है, वहां ये चुनाव हार जाता है, ठीक है। 2014 में ये चुनाव लड़ता है एमपी का, फिर वहां ये चुनाव हार जाता है, ठीक है। फिर 2019 में, ठीक है, फिर 2017 में इसको अरेस्ट किया जाता है। 2017 में अरेस्ट किया जाता है एक एम्प्लॉय को, एग्रीकल्चर इलाहाबाद एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो एम्प्लॉय था, उसको ये जब धमकी देते हैं तो 2017 में थ्रेट देते हैं, तो 2017 में इनको अरेस्ट करती है पुलिस, 2017 में अरेस्ट करती है। फिर 2019 में ये जेल बैठे, 2019 में ये जेल बैठे, अगेन लोकसभा चुनाव लड़ता है। किस सीट से? वाराणसी सीट से। किसके अगेंस्ट? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट ये चुनाव लड़ता है। हालांकि बहुत बुरी तरह से हार जाता है, 1000 सीट भी इसे यहाँ नहीं मिलती है, लेकिन मतलब जेल के अंदर रहता है। फिर इसको यहाँ से शिफ्ट किया जाता है, मतलब उत्तर प्रदेश में ये रहता है कि ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में रहेगा तो इधर उधर करता रहेगा, तो इसको भेजो, तो इसको फिर साबरमती जेल ट्रांसफर कर दिया जाता है, साबरमती जेल में, ठीक है। साबरमती जेल में ट्रांसफर किया जाता है। अब उसके बाद फिर यही जब केस होता है, उमेश पाल जो आपके मेन गवाह रहते हैं इस मर्डर के, किस मर्डर के? राजू पाल के मर्डर के मेन गवाह रहते हैं, उनका फिर हत्या होती है और फिर इन्हें वापस बुलाया जाता है यूपी में। तो यूपी में इसे इस बात का डर रहता है कि कहीं गाड़ी फिर से न पलट जाए, जैसे विकास दुबे में हुआ रहता है, लेकिन गाड़ी नहीं पलटती, यहाँ तो कुछ और ही हो जाता है। हालांकि इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसने 1 मंथ पहले सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी कि इसे सिक्योरिटी दी जाए। हालांकि इसकी सिक्योरिटी में 17 पुलिस लगी हुई थी, 17 पुलिस इसकी सिक्योरिटी में लगी हुई थी। और इसकी दबंगई का इफेक्ट आप देखिए कि इस पर लगभग 100 से ऊपर केस है, 100 से ऊपर, मतलब 70 केस मर्डर के हैं, 100 से ज्यादा FIR है। ये ऑफिशियल है, अनऑफिशियल का कुछ नहीं पता, लेकिन ऑफिशियल इतने केसेस इस पर लगे हुए हैं इस बंदे पे। और इसका खौफ आप बस इतना समझ लीजिए, उस टाइम था 89 और 90s के टाइम, इतना खौफ था कि इसके केस को सुनने के लिए 10 जजों ने मतलब केस सुनने से इसके मना कर दिया था। 10 जज से ऊपर, ये पूरा IPS का बयान है कि 10 जज से ऊपर इसका केस नहीं सुनना चाहते थे, क्योंकि सबको ट्रेड तक मार देगा, सबको ये था डर, इतना मतलब खौफ। आप देखिए इसका खौफ इतना था कि जज तक को खौफ था कि उसे भी मार देगा। तो इस लेवल का ये गैंगस्टर था। और कैसे ये पॉलिटिशियन बना मैंने आपको बताया, क्या क्या इसकी लाइफ में हुआ बताया, और फाइनली कल इसको मार दिया गया है 3 शूटरों द्वारा। हालांकि काफी लोग कह रहे हैं कि अब ये 3 शूटर ये है वो है, और एक तरह से यही गैंग वॉर का शिकार भी हो सकता है। क्या है ये तो पूरी जांच में पता चलेगा। ये 3 शूटर कौन है, कहां से हैं, किस गैंग से हैं, या किस मकसद से मारे हैं, तो उस पर STF की जांच चल रही है। जांच के बाद आपको रिपोर्ट मिलेगी। बाकी किसी भी अपडेट के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ।